हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, क्या डेफिनेशन है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी बात अपन ने करी। अपने लास्ट एक अपने अल्ट्रा इंपोर्टेंट हेडिंग लिखा था, उसका नाम था ओम्स लॉ। क्या हेडिंग था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी जो वोल्टेज आपने किसी सर्किट के अंदर लगा रखा है, वो वोल्टेज उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा, आपकी करंट भी इंक्रीज होगी। ये बात अपने पढ़ी थी। ये क्या होता है? ओम्स लॉ। क्या होता है दोस्त? ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ में अपन ने जैसे अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है, एक कांस्टेंट रखा था, उस बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। उस रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं उस रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो किसी भी करंट फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है, विरोध करती है, अफेक्ट करती है, प्रॉपर वे में फ्लो नहीं होने देती है, उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। अरे भाई, ऐसे कोई भी फैक्टर जो क्या करते हैं? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पावर प्रोड्यूस करते हैं, करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रोकने का काम करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्त? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो करंट के फ्लो को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अरे मेरे यार, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ओम। इसको अपन इस कैप से डिनोट करते हैं। फिर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आएगी, उसको बोलते हैं 1 ओम। व्हाट इज 1 ओम? तो 1 ओम का आप फॉर्मूला लिख सकते हो, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्योंकि देखो, हमारा जो ओम्स लॉ आया था उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना था, वो फॉर्मूला आता है V इक्वल टू आर आई। V इक्वल टू आर आई। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? R इक्वल टू वी अपॉन आई। देखो, R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब देखो भाई, R का यूनिट ओम, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, और करंट का यूनिट एम्पियर। मैंने क्या लिखा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ओम। यानी 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर जो 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, उस करंट फ्लो को रोकने के लिए जितना रेजिस्टेंस काम करता है, वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 1 ओम के इक्वल होगा। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। फैक्टर्स जो क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करने का काम करते हैं, विरोध करने का काम करते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ऐसे फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। और ऐसे फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसको अपन बोलेंगे। तो दो फैक्टर पढ़ेंगे यार। ऐसे फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे दो फैक्टर पढ़ेंगे। दो फैक्टर हमारे काम में आएंगे। दो फैक्टर कौन कौन सकते हैं? एक तो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और दूसरा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। अरे भाई, एक तो लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने कभी हीटर को देखा, हीटर, तो हीटर का कुछ डायग्राम इस तरीके का होता है। उस हीटर के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, यहां बनाता हूं। ये कुछ इस तरीके का सर्किट होता है। उसके अंदर क्या होती है? कि स्प्रिंग लगी होती है इस तरीके से। क्या होता है? इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। ये स्प्रिंग इस तरीके से आपने घुमा रखी होती है, स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग, इसके अंदर जो वायर होता है, कंडक्टिंग वायर होता है, तभी तो करंट को फ्लो कर रहा है। यस, कंडक्टिंग वायर है। वो कंडक्टिंग वायर बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत ज्यादा लंबा होता है। उसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत थिन होता है। और अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो लेंथ ज्यादा है और एरिया क्या है? एरिया कम है। ये दो प्रोसीजर होते हैं। ये क्यों होते हैं, अभी अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए, मैं फर्स्ट बात करूंगा लेंथ ऑफ वायर। वायर मतलब कंडक्टिंग वायर, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? उसको अपन एल से डिनोट करते हैं। ये जो होती है रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल। लेंथ ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आपका लेंथ बढ़ता है, कंडक्टिंग वायर का जितना लंबा लेंथ होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अरे भाई, कोई कंडक्टिंग वायर है, उसका जितना ज्यादा लेंथ होगा, उसकी रेजिस्टेंस पावर, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये बात रहेगी यहाँ पर। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे कहानी क्लियर? अगला देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर। दूसरा पार्ट बता रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस, उसका एरिया कितना है। जितना ज्यादा उसका एरिया होगा, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। और जब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना कम, और जितना एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। पाया समझ में? क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा तार मोटा होगा, एरिया ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब देखना, तो मैं ऐसे बोल दूं, अगर एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तभी तो मैं बोलूंगा भाई इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। ये दो चीज आप देखना, इन दो चीज का यूज करेंगे अभी अपन। हीटर वाले पार्ट में इस दो चीज का यूज करते देखना। मैंने बोला हीटर के अंदर
वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और एरिया जो होता है बहुत कम होता है। तो अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया कम है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर इस हीटर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ये ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इस हीटर के कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है भाई, ये दो चीजें आपके समझ में आती है। मैंने आर प्रोपोर्शनल एल को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए को इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब मैंने आगे देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को लिखता हूं कुछ इस तरीके से, तो देखिए आप लोग, आर प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, ये अपना होगा। लेकिन जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, क्या आएगा दोस्त, एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या लिखा मैंने, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर जो रो है, ये रो क्या देखिए भाई, ये रो देखो, फॉर्मूला याद रखा, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। मैंने आपको बताने के लिए लिखा भाई, इसको रो पढ़ते हैं। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है। अरे यहाँ पर रो क्या है दोस्त, एक कांस्टेंट है। और रो को बोलेंगे क्या अपन, रो को बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कैसा रेजिस्टेंस है, ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक। इसका मतलब कुछ एक स्पेशल टाइप के एरिया और स्पेशल टाइप के लेंथ के अंदर मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे। रो से डिनोट करते हैं। रो का साइन आपको इस तरीके से बनाना, ये कुछ इस तरीके से, ये होता है रो। ये इस तरीके से आपको बनाना, ये रो होता है, ठीक है। तो आपको बनाना भी थोड़ा आना चाहिए। आगे देखिए, अब देखो मैंने हेडिंग लिखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये होता क्या है, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी बात पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, क्या लिखा मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। कोई भी एक मेरे पास में वायर दे रखा, कंडक्टिंग वायर, ये मेरे पास कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को बोलता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसी को बोलता हूँ रेजिस्टिविटी। इसको किससे डिनोट करता हूँ, इसको मैं रो से डिनोट करता हूँ। कोई एक यूनिट लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ बोलते हो 1 मीटर, और यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है किसी वायर का, उसी को मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये डेफिनेशन आप याद रखें। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई बातें हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या बताया कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बात कर रहा हूँ, देख, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर लेंथ बढ़ेगी तो रो अनचेंज्ड, और अगर एरिया बढ़ता है तभी भी रो अनचेंज्ड। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये जो रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की बात करता है। तो भले आप कितने तार को बढ़ा दो, बात तो यूनिट एरिया यूनिट लेंथ की हो रही है। अब भले कितने लंबा करो, कितने उसकी मोटाई को बढ़ाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखें, लेंथ इंक्रीज करने और डिक्रीज करने पे, या फिर एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? टॉप क्लास तरीके से ध्यान रखना, सवाल आ रखा है, आगे भी पूछता रहेगा। अरे यार एकदम टॉप क्लास तरीके से, धुआंधार तरीके से। चलिए ठीक है, आगे देखिए फिर। अब इसका जो फॉर्मूला हो गया, देखो भाई, ये फॉर्मूला आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मैं इस ए को इधर भेज दूं और इस एल को अपॉन में भेज दूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा देखो, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। फॉर्मूला क्या बना, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले ध्यान रखें, ये फॉर्मूला हालांकि आपको अगर एक याद है दूसरा भी इजीली बना सकते हो, अगर आपको ये याद है तो आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल है भाई, क्या बनेगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। देखना, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज एंड एरिया इंक्रीज और डिक्रीज, रो अनचेंज्ड। ये ध्यान रखना भाई ना। तो रो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फॉर्मूले के। एक अपने फॉर्मूले का था लास्ट क्लास के अंदर, वो फॉर्मूला था V इक्वल टू आर आई। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने अपने को। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अपन करने के बाद में अपन इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे भाई। पहले एक बार इस फॉर्मूले पे V इक्वल टू आर आई वाले पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको फाइंड वोल्टेज, आपको V फाइंड करना है। अगर आपको R दे रखा 30 ओम और I दे रखा 6 एम्पियर। फॉर्मूला बताओ यार, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आर आई। बस फॉर्मूला देके काम करना। आपको R दे रखा है 30 और आपको I दे रखा है 6। जब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180 वोल्ट। ये आपको क्या आ चुका है, वोल्ट आ चुका है। अरे आसान है यार, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्मूले में
वैल्यूज पुट करना आता है, बस सारा काम हो जाएगा। तो क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है पहले पता करो, फॉर्मूला पता करो और फॉर्मूले के बाद वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए भाई, फाइंड रेजिस्टेंस। इस बार आपको आर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है देखो, V इक्वल टू आर है, ये तो R इक्वल टू वी अपॉन आई लिख दूं। अरे भाई देखो ऐसे देख लो आप लोग, V इक्वल टू लिखा हुआ है आर आई, तो मैं इस आई को अपॉन में भेज दूंगा तो क्या बनेगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई या फिर V बट्टा आई, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई। देखो भाई जो वैल्यूज दे रखी है उसके हिसाब से काम कर लो यार। आप V दे रखा है 70 और I दे रखा है 35, जब 70 को 35 से डिवाइड करते हो तो आता है वैल्यू 2। R इसलिए यूनिट लगा दो ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है, आसान आसान शब्दों में। अगला देखो फाइंड करंट, इस बार आपको I फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आर आई। जब आपको I फाइंड करना है तो ये R एक्स्ट्रा, इस R को मैं इसका अपॉन में भेज दूं तो फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू वी अपॉन आर। ये आपको थोड़ा तोड़ जोड़ आना चाहिए, तो I इक्वल टू क्या बनेगा, I इक्वल टू वी अपॉन आर। V की वैल्यू बताओ, V दे रखा है 200, R दे रखा है 40, कट करो यार, इसे आएगा 5 एम्पियर। क्या आएगा दोस्त, 5 एम्पियर। अरे ठीक है, एकदम आसान तरीके से। अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है यार, बढ़िया सवाल, मैं गिनूंगा मैं इसको, थोड़ा सा घुमा के दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं देखा। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, आपको V फाइंड करना है तो फॉर्मूला V इक्वल टू आर इंटू आई होता है। फिर देखो आपको R कितना दिया, R दे रखा आपको 15 ओम, ठीक है, R तो दे दिया, क्या आपको I दिया है, आपको I नहीं दिया है, तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, I। और आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि I जो होता है वो I होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको क्यू दे रखा, यस क्यू दे रखा, क्यू दे रखा 300 और दे रखा ना 300, यस, और टी आपको दे रखा 15 सेकेंड, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा आपके 20। तो 20 तो एम्पेयर क्या आ चुका, करंट आ चुका है। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, V इक्वल टू आर दे रखा है 15 और ये दे रखा है 20, तो 15 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा भाई, ये आएगा आपका 300 वोल्ट। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज हो गया। कैसे निकाला, पहले आई की वैल्यू निकाली अपन है, आई की वैल्यू यहाँ पुट करी, अपना आंसर आ गया। आसान है ना यार, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई हाईफाई नहीं है, बस आपको हल्का सा समझना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते अपना सारा काम हो जाएगा। देखो इस बार आपको करंट फाइंड करना है, पहले तो फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। इस बार भी आपको आर दे रखा है, आपको वी नहीं दिया, तो पहले क्या फाइंड करोगे, पहले वी फाइंड करोगे, तो वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू मतलब वर्क डन हो गया, क्यू का मतलब चार्ज हो गया। सब दे रखा है, वर्क डन दे रखा है अपने 200 और चार्ज दे रखा है 120। एक बार कट करो, 20/12 10/6, ठीक है, या 5/3, ये 5/3 की वैल्यू, ये क्या रखा है वोल्ट, इस 5/3 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, तो I इक्वल टू 5/3 इंटू रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा 100, ओ भाई साहब, तो आ जाएगा अपना 5/300। जब इसे और डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1/60 एम्पियर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आने वाली है। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक न्यूमेरिकल्स एकदम क्लियर होता है टॉप क्लास तरीके से। अब अपन बात करेंगे इन दोनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स के, कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे लेंथ और एरिया दे रखा होगा तो वो निकाल सकते हैं आप, रो निकाल सकते हो दोस्तों। आगे जो है फॉर्मूले पर बात अपन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है इस फॉर्मूले पर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर अपने कुछ टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको आर फाइंड करने का बोल रखा है, ठीक है, तो आपको अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजें फाइंड करने का बता देता हूँ। देखो भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का क्वेश्चन अपन करते हैं, अपना काम हो जाएगा इजीली। देखो भाई आपको फाइंड करना रेजिस्टेंस, आपको आर फाइंड करना है। अगर आपको रो दे रखा 700, एल दे रखा 3 मीटर और एरिया दे रखा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा भाई। आपको आर फाइंड करना है, बिल्कुल एज इट इज यही फॉर्मूला लगाओ, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो कितना दे रखा है, रो दे रखा 700, लेंथ दे रखी है 3 मीटर और एरिया दे रखा है 30 मीटर। तो काट दो भाई इससे, देखो इस तरीके से कट कर देता हूँ, तो हमने जो आर आएगा वो कितना आएगा, आर इक्वल टू 70 ओम। ये अपना आ चुका आंसर इस फॉर्मूले से। बिल्कुल आसान है यार, आपको वैल्यूज पुट करना है, अपना सारा काम हो जाएगा इजीली। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल सावधानी से करना है यार, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो वैल्यू गिवन है उसका वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। इस बार आपको एल फाइंड करना है, आपको एल फाइंड करना है। आपको बाकी सारी वैल्यूज दे रखी है। अब देखो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, इसके चला जाएगा अपॉन में, तो एल इक्वल टू बनेगा आर ए अपॉन
रो, ये आपका फॉर्मूला बनना है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बन गया। वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू दे रखी है 30 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू दे रखी है 20 अपॉन रो की वैल्यू दे रखी है 40। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो ये आएगा डिवाइड बाई 2 और 30/2 कितना आ जाएगा भाई, लेंथ आएगी अपने 15 मीटर। बस ये अपना आंसर। फॉर्मूले को घुमा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूले में 4 चीजें, कोई भी 3 दे रहा हूँ, चौथी पूछ रहा हूँ। फॉर्मूले में भाई 4 चीजें रखे, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया। इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज दे रहा हूँ मैं, गिवन है 3, चौथी आपको आइडेंटिफाई करनी, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर लगा था भाई, आपको फाइंड करना रो। इस बार आपको क्या फाइंड करना, रो फाइंड करना है। अगर आपको देखो, अच्छा फॉर्मूला होता है रो का, देखो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। लगाओ यार फॉर्मूला। देखो रेजिस्टेंस दे रखा 500, लेंथ 40 मीटर और एरिया 25 मीटर। करो यार, तो 500 इंटू एरिया दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर अपॉन दे रखा है 40। एक जीरो से जीरो कट कर दूं, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 12.5 इंटू 25, जिसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा भाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू लगभग आएगी 312.5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई एक बार एग्जैक्ट। ठीक है, आगे देखिए भाई, फाइंड द ए। अगर आपको ए फाइंड करना है तो फिर किस तरीके से करोगे, फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ए को इधर भेज दो और आर को इधर भेज दो, तो फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू रो एल अपॉन आर। बस फॉर्मूला बन गया। वैल्यू बताओ यार, रो की वैल्यू दे रखी है अपने 200 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 40, आर की वैल्यू दे रखी है 10। ये तो कट ही गया है 10 से 10, कितना आएगा ये, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है, आसान है एकदम टॉप क्लास तरीके से। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है यार, अगर आप सही से वैल्यू पुट करते हो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को जोड़ना, तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो है अपने सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तो किस में जोड़ सकते हैं, सीरीज में जोड़ेंगे, और एक पैरेलली रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, टू टाइप के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं फर्स्ट की बात करूंगा पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड टू एंड जोड़ना आपको। पहला रेजिस्टेंस उसके एंड से दूसरे का फर्स्ट, और इसके एंड से तीसरे का फर्स्ट रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से जोड़ना होता है। देखो मेरे पास लिखा R1, इसका देखो ये फर्स्ट एंड और इसका लास्ट एंड, इसके लास्ट एंड से इसके फर्स्ट एंड को जोड़ दिया, इसके फर्स्ट एंड, इसके लास्ट एंड को इसके फर्स्ट एंड से जोड़ दिया। इस तरीके से जैसे मैं जोड़ता हूँ, एंड टू एंड जोड़ता हूँ, वो भी सीरीज पैटर्न के अंदर जब जोड़ता हूँ, तो जो रेजिस्टेंस का पैटर्न प्राप्त होता है उसको मैं बोलता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। ये देखो, ये मैं लिखा है वोल्ट, ये वोल्ट मीटर है। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, वोल्ट मीटर और एक आपका आएगा एम मीटर। एक वोल्ट मीटर एक एम मीटर है। ये किसको मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। इट मेजर्स वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर। और जो करंट को मेजर करता है वो क्या हो जाएगा अपना ए मीटर। ठीक है भाई, वोल्टेज को मेजर करता है वो वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करता है वो ए मीटर। और देखना और बताता हूँ, वोल्टेज कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ए मीटर को जोड़ते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो मैंने ए मीटर जोड़ रखा है और ये मैं जोड़ रखा है वोल्ट मीटर, इस तरीके से। तो जोड़ने का तरीका भी अपन और सीखेंगे कि वोल्ट मीटर किस तरीके से अटैच करता है। वोल्ट मीटर को अपन पैरेलली जोड़ते हैं, ए मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, और ये पैरेलल सीरीज क्या होता है पहले ये अपन समझते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का सेटअप है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो मैंने क्या लगा रखी है, एक तो मैंने बैटरी लगा रखी है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ ए मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर, और ये स्विच है। क्या है दोस्त, स्विच है। अब देखा क्या बताता हूँ मैं आपको, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होती है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट है, यहाँ पर भी आई है, इस रेजिस्टेंस के बाद भी क्या रहेगी, आई रहेगी। हर जगह पर वैल्यू करंट की क्या होगी, आई। करंट तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज है वो इस पर क्या हो जाएगा V1 वोल्ट, इस पर क्या हो जाएगा V2 वोल्ट, और इस पर क्या हो जाएगा V3 वोल्ट। तो वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट कांस्टेंट रहती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जरूर से ध्यान रखना। और जब देखो करंट कांस्टेंट है, मैं ऐसा लिख दूं तो V जो नेट होगा, वो जो भी यहाँ पर V नेट होगा, V नेट वो इन तीनों के इक्वल के हो बराबर होगा, तो तीनों के सम के इक्वल होगा भाई। ये जो V नेट होगा तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मैंने एक बात लिखी भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V नेट जो होता है वापस क्या हो गया, इन तीनों का सम हो जाएगा, इक्वल के सम हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का सम होगा। ठीक है, ये मैंने बात लिखी। अब देखना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ये आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं मैं। तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आर आई। तो जहां पर V लिखा हो मैं क्या उसको R और I से डिनोट कर सकता हूँ, यस, रेजिस्टेंस और
करंट से, यस। तो लिखो भाई, तो लिखो किस तरीके से बताओगे, तो देखना वी नेट को लिख दिया मैंने आर नेट और आई, क्योंकि आई तो क्या है, कांस्टेंट है। फिर देखो तो R1 और आई फिर भी क्या है, कांस्टेंट है, प्लस R2 और आई क्या है, कांस्टेंट है, प्लस R3 और आई क्या है, कांस्टेंट है। सारी चीजों पर आई हर जगह कांस्टेंट है, मैं आई को क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, कॉमन। तो आर नेट इक्वल टू आई कॉमन हो चुका है, और क्या रहेगा I1 प्लस सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया अपने वैल्यूज। आई से मैंने आई को कट कर दिया, फॉर्मूला क्या बना, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपका फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका फॉर्मूला दोस्त, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ के दिया है, आपको आर नेट निकालना है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस तरीके से आप काम करते हो दोस्त, तो क्या है, आपको कॉम्बिनेशन पूरा एकदम समझ में आया। ठीक है, तो आज अपन इतनी बात करते हैं भाई, बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।